अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्काउंट्स के सवालात। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 500 नेट टू हाइपर। ए कंपनी सप्लायर है और ये परचेज़र है, ठीक है, जिसने चीज़ें परचेज़ की हैं यानी कि बायर। इन ए कंपनी accounting records what would be the debit to hyper account if the sale tax is payable at the rate of 17.5%। वो कह रहा है कि ए कंपनी, देखो एक बात याद रखो, सुप्लायर की बुक्स में बायर होता है और बायर की बुक में हमेशा सुप्लायर होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए कंपनी यानी कि जो सुप्लायर है उसकी बुक्स में हाइपर का अकाउंट, यानी कि हाइपर उसका रिसीवेबल होगा क्योंकि उसने उधार उसको सेल्स की हैं, तो हाइपर के अकाउंट पर क्या एंट्री होगी अगर सेल टैक्स कितना हो, पेबल एट द रेट ऑफ 17.5%, ठीक है। अब एक बात याद रखो, हमने एक बात पढ़ी थी, नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट। नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट। हमने कहा था जो हमारे सेल्स एंड परचेजेस होती हैं ये हमारी नेट अमाउंट पर होती हैं, सेल्स और परचेजेस हमारी नेट अमाउंट पर होती हैं रिकॉर्ड, और ग्रॉस अमाउंट पर क्या होती है, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। क्योंकि हमें पैसे जो मिलने हैं या हमने पैसे देने हैं वो तो टोटल ही देने ना, उसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। तो रिसीवेबल और पेएबल हमेशा आपकी ग्रॉस अमाउंट से होते हैं और सेल्स एंड परचेजेस हमारी नेट अमाउंट से होती हैं। अब वो कह रहा है कि 500 रुपीज़ की उसने नेट में सेल की है, ठीक है। तो रिसीवेबल उसने कहा हाइपर का अकाउंट यानी कि रिसीवेबल, वो रिसीवेबल में क्या एंट्री करेगा, तो रिसीवेबल में तो उसको क्या किस अमाउंट से एंट्री करनी है, ग्रॉस अमाउंट से, ठीक है। तो पहले इस 500 को ग्रॉस करो, तो 500 जो है इसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसमें सेल टैक्स इंक्लूड नहीं है, नेट अमाउंट है, तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि ये एक्सक्लूसिव है। जब इंक्लूसिव होता है तो साथ वो लिख के देता है कि ये इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, ठीक है। तो 500 पे अगर हम 17.5% सेल टैक्स देंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, तो ये आपका बनता है 87.5। तो 87.5 आपका टैक्स हो जाएगा। नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट 587.5, ठीक है जी। 587.5 ग्रॉस अमाउंट से एंट्री होगी किसमें, रिसीवेबल के अकाउंट में। रिसीवेबल के अकाउंट में ग्रॉस अमाउंट से तो अगर एंट्री करें तो डेबिट रिसीवेबल्स कितने अमाउंट से, 587.5, क्रेडिट सेल्स कितनी अमाउंट से, 500 की अमाउंट से, क्रेडिट टैक्स या सेल टैक्स बोल लो तो 87.5 से। तो रिसीवेबल यानी कि हाइपर आपका रिसीवेबल है तो हाइपर के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, 587.50, ठीक है जी। देन नेक्स्ट, एक समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, हु इज रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स 17.5% शोज द फॉलोइंग मंथ इन द सेल ऑफ 2009। वो कह रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जिन पर सेल टैक्स 17.5% है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2009। द आउटपुट और इनपुट, आउटपुट टैक्स 60,000 है और इनपुट 40,286 है। आउटपुट का मतलब कि आपने सेल्स की है, सेल्स पर आउटपुट टैक्स होता है और इनपुट टैक्स परचेजेस पर होता है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ रमगेट, चलो जो भी है दफा करो, ओट 3400 टू द टैक्सेशन अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ पीरियड में उसने कितने पैसे देने हैं कंपनीज के, 3400, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैड पेड 26 टू द टैक्सेशन अथॉरिटी। उसने 2600 रुपीज टैक्सेशन अथॉरिटी को पे भी किया है। स्टार्ट में कितने देने वाले थे उसके, स्टार्ट में उसके देने वाले थे 3400 और उसने इस साल पे कितना किया है, 2600। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड व्हाट वाज द अमाउंट ड्यू टू टैक्सेशन अथॉरिटी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कितनी अमाउंट अभी भी आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज को देनी है। तो सर इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप टी अकाउंट बनाएं, अपना टैक्स का टी अकाउंट बनाएं, डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस इज अ लाइव, ओपनिंग बैलेंस उसने कितना बताया आपको, 3400। उसके बाद आपका आउटपुट टैक्स इस साइड पे आ जाता है, इनपुट टैक्स डेबिट साइड पे आ जाता है, पेड आपका डेबिट साइड पे आ जाता है, एंड देन आपका फिर बैलेंस कर ले तो आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो कि आपका आउटपुट टैक्स कितना है। आउटपुट टैक्स इस साइड पे आएगा, आपका लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। आउटपुट टैक्स उसने कहा आपको आउटपुट की कितनी है जी, 60,000 है, 60,000 की सेल्स है आउटपुट की, और वो कितनी है सर, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है,
सर मैंने आपको कहा था कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हो तो आपको टैक्स कितना निकालना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 17.5% करो, आपका टैक्स निकल आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, तो 10,500 का आपका आउटपुट टैक्स यानी कि सेल पर टैक्स आ जाएगा। और इनपुट टैक्स वो कह रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट है, तो इंक्लूसिव का तरीका भी हमने देखा था, टैक्स आपका कितना है 17.5%, तो 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5, मतलब हम यही कहते थे ना आपकी अभी ये अमाउंट, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, 100% तो अमाउंट हर चीज़ होती है और उसमें टैक्स भी इंक्लूड है 17.5%, तो मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइड बाय 117.5, ठीक है। इसी तरह 20 होता तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 कर देते थे। ये आपके पास आता है जी 40,286 मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 17.5, तो 6,000 आपका आ जाता है जी इनपुट टैक्स, ठीक है। अब पुट कर लो जी, आपके पास सारी चीज़ें आ गई। आउटपुट कितना है 10,500, इनपुट टैक्स कितना है 6,000, आपने पेड कितना किया है, पेड सर 2600 ये लिखा था, 2600 आपने पे किया है, बस आपका कैरी डाउन आ गया, दोनों साइड्स को बराबर करो, आपके पास कैरी डाउन निकल आएगा इस साइड पे। अच्छा तो 10,500 जमा 3400, तो 13,900, हैवियर साइड ये है, तो इसको दोनों साइडों पे लिख लो और आपके पास कैरी डाउन आ जाएगा -2600 -6,000, 5,300 आपका आंसर आ जाता है जी, 5,300 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाता है। ये है जी आपका कैरी डाउन सेल टैक्स के अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ द प्राइम एंट्री वुड बी द सेल टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड। देखो क्रेडिट सेल्स हमारी प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री 7 तरह की होती हैं, ठीक है। अब जो आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं और वो सेल्स डे बुक में आपकी रिकॉर्ड होगी, और जो कैश सेल होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जो सेल्स क्रेडिट सेल्स होगी वो सेल डे बुक में आएगी और कैश सेल होगी वो आपकी कैश बुक में आ जाती है। अब इसमें अगर आपकी देखो, एक तो होता है कि आपका सेल टैक्स का जो अकाउंट है वो तो अलग अलग ही बनता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेल्स करते हो तो आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज कहाँ पर जाती हैं, जो आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं, जो आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं उनकी एंट्री कहाँ पर जाती है, आपके सेल टैक्स के ही अकाउंट में जाती है, ठीक है। बट पहले किससे होके जाती है, वो सर आपके सेल्स के अकाउंट में जाती है, पहले वो सेल्स के अकाउंट में जाएगी और वहां से फिर आपका सेल टैक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नीचे ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही उसने दिया हुआ है सेल डे बुक, कि आपका सेल टैक्स जो क्रेडिट सेल्स पर है वो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर यहाँ पे कैश होता तो हम लिख लेते सर कैश पे कैश बुक में, ठीक है। और परचेज डे बुक ये तो बनता ही नहीं है किस तरह भी, कैश रिसीट कैश तो आया ही नहीं है, क्रेडिट सेल है, कैश पेमेंट ये भी नहीं है, ठीक है। इन विच ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वुड बी द फॉलोइंग, नहीं अभी हमारा सेल टैक्स का सवाल नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के रिलेशन में उसने कहा आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट इज क्रेडिट विद द टोटल सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल टैक्स। देखो सेल्स का अकाउंट क्या होता है, सेल्स का अकाउंट नेट अमाउंट से होता है। मैंने आपको अभी भी बोला कि ग्रॉस अमाउंट से क्या क्या चीजें होती हैं, रिसीवेबल्स और पेएबल आपके ग्रॉस अमाउंट से होते हैं, सेल्स और परचेजेस जितनी भी होती हैं ये आपकी नेट अमाउंट से होती है। तो पहले स्टेटमेंट गलत है, वो कह रहे इट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट तो होगी ठीक है, विद द टोटल सेल्स मेड, ठीक है हाँ ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स नहीं सर, एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स नहीं इंक्लूड होता सेल्स के अकाउंट में, सेल्स के अकाउंट में जब आप सेल्स की एंट्री करते हो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल टैक्स, तो सेल्स के अकाउंट में क्या जाती है आपकी सर, सिर्फ सेल जाती है और उस पर टैक्स ऐड नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे रिसीवेबल की बात कर रहा था तो हाँ फिर ये ऑप्शन नंबर ए ठीक था। इट इज क्रेडिटेड विद द सोल टोटल सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, जी हाँ ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इन एक्सक्लूड होता है सेल्स के अकाउंट में, सेल टैक्स एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अगर हम ये एंट्री भी लिख लें डेबिट रिसीवेबल्स, वो हमने अभी ऊपर लिखी थी कितनी अमाउंट से 587.5, और क्रेडिट सेल्स कितनी अमाउंट से 500 की अमाउंट से, और क्रेडिट सेल टैक्स 87.5। तो यही वो पूछ रहा है कि सेल्स के अकाउंट में क्या एंट्री होती है, तो सेल्स के अकाउंट में नेट अमाउंट से एंट्री होती है, उसमें सेल टैक्स ऐड नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वुड बी द सेल टैक्स ऑन कैश सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड।
किस बुक को प्राइम एंट्री में कैश सेल का सेल टैक्स रिकॉर्ड किया जाता है? अभी बात की थी कैश बुक में, सेल डे बुक में नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सेल आती है, परचेज का तो ताल्लुक ही नहीं है, जनरल और टी काउंट होते हैं, ठीक है। तो कैश बुक आपका करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप कैश पर सेल करते हो, अगर उधार पर सेल करते हो तो सेल्स डे बुक। A business sold goods had a net value of 600 to Lucid PLC. What entry is required to record the transaction if sale tax is payable at the rate of 17.5%? वो कह रहा है एक बंदा है, उसको आपने सेल्स की है कितनी अमाउंट की, नेट अमाउंट की 600 की, तो सेल टैक्स कितना आएगा? वही सेम एंट्री, डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट। सर आपकी सेल्स तो होगी क्रेडिट, सेल्स किस अमाउंट से क्रेडिट होगी? सर नेट अमाउंट से क्रेडिट होगी। कितनी अमाउंट से? सेल्स किस अमाउंट से क्रेडिट होगी आपकी? नेट अमाउंट से। कितनी? 600। अच्छा, अब आपने डेबिट, या तो आपके पेबल होंगे या रिसीवेबल होंगे। अब देखो अब बिजनेस सोल्ड कर रहा है बुक को, तो रिसीवेबल हो गए उसके, ठीक है। हम सेल कर रहे हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारी बुक्स में क्या होगा? जो अगला परचेजर है, बायर है, सेलर की बुक में हमेशा बायर होता है। तो डेबिट साइड पे आपका क्या आ जाएगा? ल्यूसिड, या आप रिसीवेबल भी लिख सकते थे। और क्रेडिट में आपके पास क्या आ जाएगी सर? सेल टैक्स। अब ल्यूसिड कितना है? ल्यूसिड कितनी अमाउंट से ऐड होगा? सर पहले आप सेल टैक्स निकालो कि आपका सेल टैक्स कितना है। सेल्स आपने 600 की हैं, सेल्स आपने 600 की हैं, तो आपका सेल टैक्स कितना आता है? सर आपका सेल टैक्स आएगा 10.105, ठीक है। 105 आपका सेल टैक्स आया, और ल्यूसिड इन दोनों की ग्रॉस अमाउंट से होता है, तो 705। डेबिट ल्यूसिड, क्रेडिट सेल टैक्स और क्रेडिट सेल्स। क्यों सर? सेल्स हमारी नेट अमाउंट से होगी 600 की, और आपके रिसीवेबल आपके कितनी अमाउंट से होगे? ग्रॉस अमाउंट से 705 से, और सेल टैक्स तो आपकी लाइबिलिटी है ना, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, a sale tax registered business is issued a sales invoice goods with a list price of 1325 से ऑन विच ट्रेड डिस्काउंट इज 20% इज गिवन। वो कह रहा है कि एक सेल टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस है, वो सेल्स इनवॉइस इशू कर रहा है, कितनी अमाउंट से? 1325 रुपए की अमाउंट से, और उस पर सेल टैक्स कितना है? 20%। द गुड्स रेटेड फॉर सेल टैक्स इज 10%। उसने कहा ट्रेड डिस्काउंट उसने पहले दिया 20%, 1325 रुपए वाली चीज पर उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया, एंड देन फिर उसको टैक्स भी देना है। व्हाट वाज द सेल टैक्स चार्ज टू द इनवॉइस? देखो सेल टैक्स हमेशा आपका आपकी ट्रेड डिस्काउंट के बाद चार्ज होता है। हमने ये पेपर सवाल शुरू करते हुए ये बात की थी, सेल टैक्स आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद चार्ज होगा। तो 1325 माइनस 20% निकाल दो, 1325 का 20% निकाल दो पहले। 1325 मल्टीप्लाई बाय 1325 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20%, तो 265 लेस हो जाएगा, और उसमें से 1325 बच जाएगा, तो 1060 रुपये आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी। 1060 रुपये की नेट अमाउंट आ जाएगी। अब इस 1060 पे आपको टैक्स देना है 10%, ठीक है, तो वो बनता है 106 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट, Sam is preparing an invoice for the sales on the machine. The list price of the machine is 12,000 on which is subject to trade discount 10%. The sale tax is 15%. वही बात सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है आप एक सेल करते हो 12,000 रुपए की, और 12,000 रुपए पर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हो, और देन फिर आपको टैक्स भी देना है, तो टैक्स आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगाना होता है। हाउ मच सेल टैक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द इनवॉइस? सेल टैक्स कितना इंक्लूड होगा? तो वही बात सर, 12,000 में से पहले माइनस कर दो 12,000 का 10%, ठीक है। 12,000 का 10%, तो 12,000 का 10% लो, 1200 माइनस 12,000, तो 10,800। इस पर सेल टैक्स देना है कितना? 15%, मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 1620 आपका आंसर आ जाता है। 1620 आपका सेल टैक्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। देन 123.5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? नहीं, ये नहीं। 124, Rohini has invoiced 100 less 5% trade discount. Rohin's supplier is not registered for tail tax. When Rohin pay the invoice, how much she should pay? देखो, वो कह रहा है रोहिन एक बंदा है, वो अपने सप्लायर से सामान लेके आ रहा है, और उसका जो सप्लायर है वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वो उससे सेल टैक्स नहीं ले सकता।
अगर इसमें सवाल में दिया भी होता तो आपने नहीं लेना था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सेल टैक्स रजिस्टर्ड होगा तो सेल टैक्स आपसे कलेक्ट कर सकते हैं ना। अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपसे सेल टैक्स ले ही नहीं सकता। अच्छा, वो कह रहा है रोहिन 100 रुपए की चीज़ें उससे खरीद के लाता है जिस पर उसे 5% डिस्काउंट मिलता है। अब बताओ कि रोहिन उसको कितने पे करेगा, और उसका जो सप्लायर है वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है। तो सर बस उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, उस पर सेल टैक्स तो उसको देना कोई नहीं है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आपका कितना आ जाता है 95 रुपीज़ वो पे करेगा। ठीक है, 95। अब ये नहीं करना कि इस पर कुछ सेल टैक्स, वैसे तो अमाउंट दी नहीं हुई थी लेकिन कई बार सवाल में दी होती है आपको पजल करने के लिए, तो सेल टैक्स लगा के नहीं आ जाना, क्योंकि उसने लिख दिया है कि नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, 125। A sales was made for 414 inclusive of sale tax 15%. What was the accounting entry required to the sales account? वो कह रहा है 414 रुपए की आपने सेल्स की है इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, और उस सेल में इंक्लूड है आपका सेल टैक्स। टोटल आपने सेल्स कितने की है 414 रुपए की, और उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है 15%। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। वट वॉज द एंट्री अकाउंट टू सेल्स रिकॉर्ड? अब सेल्स के अकाउंट मैंने अभी अभी दो तीन सवाल कर लिए हैं कि सेल्स एंड परचेज आर ऑफ नेट अमाउंट। सेल्स और परचेज नेट अमाउंट से होती हैं, उसमें टैक्स ऐड होता है, देन इंक्लूसिव अमाउंट होती है। तो नेट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट। वो कह रहा है ग्रॉस अमाउंट आपकी 414 है। अब सेल्स बताओ और टैक्स बताओ। ठीक है, तो आपने कौन सी बतानी है सर? आपने नेट अमाउंट बतानी है, क्योंकि सेल्स अकाउंट में नेट अमाउंट जाती है। ठीक है, तो नेट अमाउंट की एंट्री क्या होगी? तो देखो, जब आप सेल्स करते हो, डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल टैक्स, और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एक तो बात होगी कि सेल्स क्रेडिट होगी। अब कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगी सर? नेट अमाउंट से। नेट अमाउंट कितनी है? आपके टोटल रिसीवेबल कितने हैं? ग्रॉस अमाउंट से रिसीवेबल होते हैं ना 414, तो वो कितनी अमाउंट पर खड़े हैं सर? वो 115% पर। ये जो 414 रुपए है ये 115 पर खड़े हैं अभी। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल टैक्स भी ऐड है, सॉरी हाँ 115 पर खड़े हैं। तो हमें कहाँ पर जाना है सर? हमें 100 पर जाना है। 100 प्लस 115, तो ये 115 पर खड़े थे, तो 100 पर जाना है। तो कितना आ जाता है? 414 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 360 से आपकी कितने आ जाएंगे सर? 360 से आपकी सेल्स आ जाएगी। इसी तरह इस 414 पे टैक्स कितना है? 414 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 15, तो टैक्स आ जाएगा 54, और आपके रिसीवेबल 1414। ठीक है, ये एंट्री आपकी होगी। अब आपको बताना था कि आपके सेल्स अकाउंट में क्या एंट्री हुई है सर? सेल्स अकाउंट में 360 क्रेडिट, क्रेडिट 360। ठीक है जी, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैश ऑफ 282 was received from receivable that has purchased goods on credit 240 plus sale tax। अब प्लस सेल टैक्स का मतलब ये होता है कि एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट है, एक्सक्लूसिव सेल टैक्स ऐड नहीं है उस अमाउंट में। ठीक है, अब वो कह रहा है कैश रिसीव ऑफ 282 वाज कैश ऑफ 282 वाज रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल। एक रिसीवेबल से कैश आया है जिन्होंने आपसे परचेजेस की थी 240 की प्लस सेल टैक्स, यानी कि उसमें सेल टैक्स अभी ऐड नहीं था, फिर आपने सेल टैक्स ऐड किया होगा और सेल्स की एंट्री कर दी। ठीक है, अब आपने पहले एंट्री क्या की होगी? डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट टैक्स सेल टैक्स, और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आपने तो सेल किया ना, उसके लिए परचेज थी तो वो अलग बात है। आपने सेल्स की है 240 की, और ये आप इसका आपके 42 टैक्स होगा, और 282 की आपकी टोटल रिसीवेबल थे। अब आपके रिसीवेबल थे 282 के। अब जब वो बंदा आपको कैश दे गया, हमने एंट्री किस चीज़ की करनी है? व्हाट शुड बी द एंट्री रिक्वायर्ड टू रिसीट की, कि कितने, जब आपको पैसे दे गया तो क्या एंट्री होगी सर? पैसे दे गया तो फिर तो हमारी को सेल टैक्स के इंक्लूसिव नहीं ना, तो डेबिट हो गया होगा कैश। कितना कैश दे गया होगा? वो टोटल ही अमाउंट से कैश देगा ना, जितनी अमाउंट से आपके रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल भी आपकी उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाते हैं, रिसीवेबल भी आपकी उतनी अमाउंट से 282 से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, जब वो आपको कैश दे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। व्हाट डज अ डेबिट बैलेंस ऑन द सेल टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट? डेबिट बैलेंस सेल टैक्स अकाउंट को क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, आपके पास दो तरह के बैलेंस होते थे। सेल टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आता है। वो कह रहा है अगर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाए तो क्या होता है? सर देखो, क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि हमने टैक्स अथॉरिटीज के पैसे देने हैं, और डेबिट साइड का मतलब होगा कि हमने टैक्स अथॉरिटीज से पैसा लेना है। ठीक है, हमने लेना है। अगर डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे तो लाइबिलिटी है ना, तो हमने देना ही देना है। तो पढ़ते हैं एन अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ओइंग टू द टैक्स अथॉरिटी। इसका मतलब है कि हमने देने हैं। नहीं सर, हमने देने नहीं, हमने लेने हैं। अ सेल टैक्स एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, गलत है। एन अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ड्यू टू टैक्स अथॉरिटीज, ड्यू एन अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ड्यू फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज। ड्यू फ्रॉम
कि हमने उनसे लेना है। ड्यू फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने उनसे लेना है। तो अगर यही तो बात है कि यही तो वो पूछ रहा है कि हम डेबिट बैलेंस क्या होता है, हमने उनसे लेना है, सेल टैक्स अथॉरिटी से लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देन देखते हैं, सेल टैक्स इनकम इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, तो ये भी गलत है, इसका तो काम ही नहीं है। देन आ जाओ 130 पे। एवलॉन गिव्स द कस्टमर इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट विद द लिस्ट प्राइस ऑफ 5% जनरल डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट इनवॉइस विद इन 7 days ऑफ इशू। वो कह रहा है कि एलमंड एक बंदा है, एवलॉन एक बंदा है, वो क्या करता है, वो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको 25%, सॉरी वो उनको ट्रेड डिस्काउंट देता है और 5% जनरल डिस्काउंट देता है नॉर्मली, ठीक है। और 5% क्या, सेटलमेंट डिस्काउंट, 5% सेटलमेंट डिस्काउंट होता है जनरली। सेटलमेंट डिस्काउंट देता है अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हैं। A new customer ने बोला है negotiate 25% ऑफ डिस्काउंट। न्यू कस्टमर ने बोला है, उसने 25% डिस्काउंट नेगोशिएट किया उसके साथ। ने बोला है द न्यू कस्टमर हैंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म। वो कह रहा है कि निवला, एक न्यू कस्टमर आता है, वो उससे 25% ट्रेड डिस्काउंट ले लेते हैं और वो क्या करता है, वो कह रहा है कि वो एडवांटेज नहीं लेगा, वो न्यू कस्टमर है तो वो एडवांटेज नहीं लेगा किस चीज़ का, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का। नेवोला ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द जून आर एज फॉलो, ठीक है। नेवोला कह रहा है कि वो इस तरह ट्रांजेक्शन को सेटल कर रहा है। 12 जून को उसने चीज़ें खरीदी हैं। पहले बाय गुड्स 5000, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस 5000 थी, तो इस पर लिस्ट प्राइस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है ना, 25% ट्रेड डिस्काउंट ले रहा है वो, तो 5000 में से लेस कर दो 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये बन जाता है जी 5000 का 1250, और 5000 में से 1250 आप निकाल दें तो 3750 की वो नेट में उसने हमारे पैसे देने हैं। 3750 रुपये उसने हमारे देने हैं, ठीक है। 15 जून को वो वापस आया, रिटर्न गुड्स ऑफ 1000 लिस्ट एज अ फॉल्टी। 15 जून को उसने 1000 रुपए की फॉल्टी चीज़ें वापस कर दी। अब 1000 रुपए की जब वो खरीद के ले गया तब कितने की होंगी, सर वो 1000 की खरीद के नहीं ले गया होगा, क्योंकि 1000 उसकी लिस्ट प्राइस है, तो वो कितने की 25% डिस्काउंट पर खरीद के ले गया होगा। तो 1000 में से अगर आप 25% डिस्काउंट निकाल दो तो वो आपका बनता है 750 रुपये। तो जब वो लेके गया था वो कितने की ले गया था, 750 रुपये की, तो हमने भी उसके 750 रुपये ऐड किए होंगे। बट अब वो वापस कर गया है तो हम उसके क्या करेंगे, 750 रुपये लेस कर देंगे उसके उसके पेएबल में से, उसके सॉरी उसके रिसीवेबल में से 750 रुपये लेस कर देंगे, क्योंकि वो 1000 रुपये की चीज़ें जिन पर लिस्ट प्राइस थी वो वापस कर गया। देखो दोबारा एक बार देख लो अगर ये बात समझ नहीं आई। वो कह रहा है कि 1000 रुपये जब वो चीज़ें खरीद के ले गया तब वो कितने की ले गया होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 का 25% तो डिस्काउंट ही ले गया वो, ठीक है। ये लेस आएगा माइनस, 1000 में से 25% तो वो डिस्काउंट ले गया, तो वो कितने की ले गया होगा, 750 रुपये की। तो आज अगर वो वापस कर गए तो कितने हम उनके उसके लेस करेंगे, 750 रुपये ही, ठीक है। देन 16 जून को पे हाफ ऑफ द नेट अमाउंट ओइंग। तो अगर नेट अमाउंट देखो कितनी देने वाली थी, 3750 माइनस 750, तो 3000 रुपये उसके देने वाला था। वो कह रहा है कि 16 जून को वो आता है और आधे पैसे देता है, तो यानी कि 1500 रुपये दे देता है। अभी उसने 1500 रुपये हमारा और देना है, ठीक है। तो इस पर सेट ये वाला डिस्काउंट भी नहीं लगेगा क्योंकि वो पूरी पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो पूरी पेमेंट करता तो ये डिस्काउंट भी लग जाता 5%। अब 1500 रुपये उसने दे दिया है और 1500 ही उसका देने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द जून 1500 रुपये उसने हमें देना है, ठीक है। If the credit customer take advantage of early settlement discount when they were not originally expected to do, how would be the state settlement discount should be accounted for। वो कह रहा है कि अगर आपका एक कस्टमर जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा और वो डिस्काउंट ले लेता है, तो अब वो जो उसने डिस्काउंट ले लिया है उसकी हम किस तरह एंट्री करेंगे, उसको हम किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में, ठीक है। तो जब एक बंदा जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डिस्काउंट लेगा, तो आपने क्या किया, फर्ज करो हम वही अपनी पहली एंट्री करते हैं, डेबिट रिसीवेबल्स कितनी अमाउंट से, 90 की अमाउंट से, और क्रेडिट सेल्स हमने यही कर दी थी एंट्री। हमने कहा 5% हम देते हैं लेकिन ना ये हमारा नहीं ख्याल ये आएगा वापस, तो फिर इस वजह से ना हमने डायरेक्टली एंट्री यही कर दी थी। अब अगर वो नहीं आया तो फिर तो यही होती कि डेबिट कैश 90 और क्रेडिट सेल्स 90, सॉरी रिसीवेबल, क्रेडिट रिसीवेबल 90, फिर तो ये एंट्री हो जाती अगर वो ना आता। बट वो कह रहा है कि वो अगर आ जाए,
आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आएगा और वो आ गया है, तो अब बताओ कि क्या क्या एंट्री होगी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट की सर एंट्री अब क्या होगी, डेबिट कैश कितना दे के जाएगा वो आपको, सर 85.5 कैश दे देगा, और सेल्स आपके रिसीवेबल तो हमेशा उसी अमाउंट से लेस होंगे ना, क्रेडिट रिसीवेबल आपके कितनी अमाउंट से, डेबिट कैश आपको कितना दे गया 85.5, रिसीवेबल आपके 90 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट आपका सेल्स हो जाएगी। अब सेल्स आपकी कम होगी, आपका रेवेन्यू लॉस हो गया कितना 4.5 का, आपका रेवेन्यू लॉस कितना हुआ 4.5 का, ठीक है। आपके रिसीवेबल तो टोटल अमाउंट से लेस हो गए, ठीक है, आपकी बुक में से, बट कैश कितना आया 85.5 और 4% टैक्स, 4.5% आपका टैक्स भी कट गया, ठीक है। हम यही एग्जांपल ले रहे हैं कि 90% आपका टैक्स था, 90% आपने सॉरी सेल्स की है, और उस पर 5% आप डिस्काउंट देना चाहते थे, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो डिस्काउंट नहीं लेगा और उसने डिस्काउंट ले लिया है, ठीक है। तो ले लिया है तो उससे आपका रेवेन्यू लॉस हो गया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वुड बी द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, नहीं इंक्रीज एक्सपेंस नहीं है, इट वुड बी द रिडक्शन इन द रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू रिसीवेबल, हाँ हमारे जो रिसीवेबल से उनसे जो रेवेन्यू आने वाला था वो रिड्यूस हो गया है। हमारे पैसे कितने आने थे 90 रुपए, हमें अब कितने पैसे आए हैं 85.5 रुपीज, तो इट इज अ रेवेन्यू लॉस, ठीक है। इट वुड बी ऑफसेट अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव का तो काम ही नहीं है, इट वुड बी द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, नो, ठीक है। Vic sell material to France for 240. France manufacture goods of these material and sell them to a customer Sam for 360 plus sale tax। देखो वो कह रहा है विक एक बंदा है, वो फ्रांस को सेल करता है 240 रुपए की, और अब फ्रांस आगे सेल करता है उसको 360 रुपए की प्लस टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। विक एंड फ्रांस आर सेल टैक्स रजिस्टर्ड, यानी कि अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है उनको तो अपना इनपुट टैक्स वापस मिल जाएगा, एंड द गुड्स आर रेट एट द रेट ऑफ 17.5%। अब गुड्स कितने की बिकेंगी, गुड्स पर सेल टैक्स कितना है 17.5%। देखो विक एक बंदा है, एक सप्लायर है, उसने एक बंदा फ्रान, विक ने फ्रान को सेल की, फ्रान ने आगे सैम को सेल की, विक ने फ्रान को, फ्रान ने सैम को, ठीक है। तो विक जब सेल करेगा 240 रुपए की, विक ने जब सेल की 240 रुपए की, तो उस पर कितना आउटपुट टैक्स, उसकी आउटपुट टैक्स कितना आ गया, क्रिएट हो गया होगा, देखो उसने प्लस सेल टैक्स बोला है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली ही 17.5% एक्सक्लूसिव अमाउंट है ना, 17.5%, 240 17.5%, तो 42 रुपीज का विक ने टैक्स देना है, आउटपुट टैक्स, ठीक है। वो यही पूछ रहा है हाउ मच सेल टैक्स पे टू टैक्सेशन अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टी। विक ने टैक्स देना है कितना 42 रुपीज। जब विक ने फ्रैन को दे दी, अब फ्रैन आगे क्या करेगा, अपने कस्टमर को बेचेगा, तो फ्रैन कितना टैक्स देगा, फ्रैन ने कितना आउटपुट टैक्स देना है, फ्रैन ने सर 360 रुपए की बेची है और 17.5%। फ्रैन ने कितना टैक्स देना है, उसने आउटपुट टैक्स देना है गवर्नमेंट को 360 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, 63। बट सर एक बार रुको, उसको इनपुट टैक्स भी तो वापस मिल गया होगा उसको, जो देखो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें यही था ना, मैन्युफैक्चरर था, सप्लायर था और कस्टमर था। मैन्युफैक्चरर को आपको क्या कहते हैं डिस्काउंट मिल गया है, मैन्युफैक्चरर को तो पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को सेल टैक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर को अगर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे तो क्या होगा सर, -42 रुपीज़, -42 रुपीज़ आपके वापस आ गए हैं, ठीक है। 42 रुपीज़ आपके वापस आ गए हैं, तो कितना होगा 63 - 43। आपके फ्रैन ने सिर्फ कितने पैसे देने हैं 21 रुपये, फ्रैन ने कितना टैक्स देना है 21 रुपये, और जो आपका आगे सैम होगा, सैम ने तो 63 ही पे करना है, ठीक है। 63 का 63 ही टैक्स पड़ेगा, 360 पे उसको 63 ही टैक्स पड़ने वाला है। अब इसमें से ऑप्शन देख लो, विक पे 42 एंड फ्रैन पे 63। विक तो 42 ही पे कर रहा है, लेकिन ये फ्रैन 63 नहीं पे कर रहा, फ्रैन सिर्फ 21 पे कर रहा है, गलत है। फ्रैन पे 42 गलत है, विक पे 42 एंड फ्रैन पे 21, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। और डी भी गलत है, फ्रैन ने तो देने ही 21 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपका सवाल हो गया। A business has an opening balance of sale tax account showing the amount owing to tax authorities 1-3, ये देखना ये सेल टैक्स का अकाउंट होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है 3210, टैक्स का अकाउंट है डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस कितना 3210। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज अ सेल्स ऑफ 21,700 एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स। आपने सेल्स की है, सेल्स पर आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है लाइबिलिटी होता है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना सर 21,700 की अमाउंट से एक्सक्लूडिंग अमाउंट
21700 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट सर? 21700 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट? वेयर इज द सेल टैक्स? सेल टैक्स 10% है, तो 10% एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। एक्सक्लूसिव पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो 2170 का सेल टैक्स आ जाएगा। आउटपुट टैक्स कितना आ गया? आउटपुट टैक्स 2170। वो कह रहा है एंड परचेजेज ऑफ 18480 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। परचेजेज इंक्लूडेड ऑफ सेल टैक्स है, तो 8480 टैक्स कितना है? 110 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टैक्स एक्सक्लूडिंग ऑफ अमाउंट्स का, सॉरी इंक्लूसिव का टैक्स निकालने का तरीका, मल्टीप्लाई बाय टैक्स डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1110, तो 1680 रुपये आपका टैक्स आ गया, इनपुट टैक्स जो आपको मिल जाना है। देन ड्यूरिंग दैट पीरियड 2890 हैव बीन पेड टू टैक्स अथॉरिटी, तो पेड कितना है आपका टैक्स? 2890। तो कैरी डाउन बताओ, वो कह रहा है व्हाट वाज द बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू द सेल टैक्स। कैरी डाउन बताओ कितना आया? तो 2170 प्लस 3210 5380 5380 माइनस 2890 माइनस 1680, तो आपका कितना आ जाता है? 810 का टैक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। 810 किस साइड पे सर? सर देखो ये आपका डेबिट बैलेंस है, इस पॉइंट पे आपका ये डेबिट बैलेंस है, बट अगले साल जब ये ओपनिंग होगा, ओपनिंग कितनी होगी सर? क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट 810 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इस साल ये डेबिट साइड पे आया है, बट ये ओपनिंग की साइड पे होगी, ओपनिंग इसकी उल्ट साइड पे होती है। इस साइड पे क्रेडिट है, तो अगले साल ये जाके ओपनिंग की साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे। इस साल डेबिट है, अगले साल ओपनिंग क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है। तो इस वजह से 810 क्रेडिट। शेयर सोल्ड गुड 1200 and bought good 810, both transaction are included of sale tax 25% given, how much she paid tax authority in respect of two transaction। वो कह रहा है कि शेयर एक बंदा है, उसने सोल्ड की है गुड्स कितने की? 1200 रुपए की, और खरीदनी कितने की है? 810 रुपए की। दोनों ट्रांजेक्शन पे इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, तो बताओ उसने टैक्स अथॉरिटीज को नेट में कितना टैक्स देना है? सेल पर आउटपुट टैक्स है, वो लाइबिलिटी है, उसने देना है, और इनपुट टैक्स उसकी एसेट है, और वो उसके आ जाने हैं, ठीक है। तो पहले आउटपुट टैक्स देखो, आउटपुट टैक्स किस चीज पर है? सेल पर। सेल कितनी है? 1200, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो टैक्स किस तरह निकालेंगे? टैक्स रेट क्या है? 20 डिवाइड बाय 120। इसी तरह इनपुट है, परचेज पर है, कितना है? 810, इंक्लूसिव ही है, तो फिर भी ये 20 डिवाइड बाय 120, तो आपका ये आता है जी 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, तो 200 रुपये। आउटपुट टैक्स ये देना है, 200 रुपये टैक्स अथॉरिटीज को देना है, और लेने कितने हैं? 135। तो नेट में आपने टैक्स अथॉरिटीज को कितना देना होगा सर? 65 रुपीज आपने नेट में टैक्स अथॉरिटीज को देना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। देने आपने कितने हैं? 200 रुपये, लेने कितने हैं? 135 रुपये, तो नेट में आपने कितने देने हुए अभी भी टैक्स अथॉरिटीज के? 65 रुपये, ठीक है। 65। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स क्या होता है सर? आउटपुट टैक्स इज अ लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स इज अ लाइबिलिटी, और ये क्या होता है? इट इज अ सेल टैक्स ऑन परचेजेस, नहीं परचेज पर तो इनपुट टैक्स होता है। इट इज अ सेल टैक्स ऑन सेल्स, हाँ ये सेल्स पर होता है। इट इज अ पेमेंट टू द टैक्स अथॉरिटीज, सी आउटपुट टैक्स इज आल्सो अ पेमेंट। इट इज अ रीपेमेंट फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी, तो ये क्या, ये आपकी रीपेमेंट होती है आपकी टैक्स अथॉरिटी से? क्या ये आपकी रीपेमेंट होती है? नहीं सर, हमारी ये रीपेमेंट तो नहीं होती, ये हमारी क्या होती है? पेमेंट टू टैक्स अथॉरिटीज होती है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आप बी चूज करते हो कि सी चूज करते हो, तो इसमें से उसने बेस्ट का वर्ड यूज किया, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है, तो आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, इनमें से कौन सी ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो इट इज अ सेल टैक्स ऑन सेल्स, तो आउटपुट टैक्स हमने पहले दिन से यही पढ़ रहे हैं, आउटपुट टैक्स इज अ सेल टैक्स ऑन सेल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ पेमेंट, तो है, देनी तो है, बट इसका ये बेस्ट डेफिनेशन यही बनती है कि आपका ये क्या है? सेल टैक्स ऑन सेल्स, ठीक है। अच्छा, हु नॉर्मली सफर द बर्डन ऑफ सेल टैक्स? नॉर्मली बर्डन कौन सेल टैक्स का सफर करता है? द फर्स्ट सुप्लायर ऑन द सप्लाई चेन, द फर्स्ट सुप्लायर ऑन द सप्लाई चेन, नहीं सर, सप्लायर तो सप्लायर चेन में पहला सप्लायर तो सफर ही नहीं करता, वो ज्यादातर सेल टैक्स रजिस्टर्ड होता है। द मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, नहीं सर वो भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड होता है। द रिटेलर, वो भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड होता है। द कंज्यूमर, जी हाँ,
यही हम पढ़ रहे थे कि सेल टैक्स सफर कौन करता है, आपका कंज्यूमर। जो एंड पर उस चीज को कंज्यूम कर लेगा, जो बंदा उस चीज को एंड पर कंज्यूम कर लेगा, वही उसका सेल टैक्स सफर करेगा। ठीक है। अच्छा 137 ये भी हो गया। 137 ऑन 1 फरवरी द क्रेडिट सेल्स ऑन द सेल टैक्स अकाउंट वाज 240। क्रेडिट बैलेंस कितना है 240। ड्यूरिंग द मंथ सेल टैक्स ऑन द सेल्स वर 1050। सेल टैक्स ऑन परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस वर 900 एंड द रीपेमेंट ऑफ सेल टैक्स रिसीव्ड ऑफ 200। आपको एक रीपेमेंट भी रिसीव हुई है, रिफंड भी रिसीव हुआ है, तो आप बताओ कितना सेल टैक्स दोगे। सर टैक्स आपका आ गया, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस उसने कहा कितना है 2400। ड्यूरिंग द मंथ सेल्स हुई हैं 1050 का, वो भी आउटपुट टैक्स आ जाएगा। ठीक है। एंड परचेज पर कितना आया 900, इनपुट टैक्स। एंड देन रीपेमेंट आई है आपको, रिफंड आया है कितना 200 का। ठीक है। तो 200 आपका रिफंड आ जाता है। 2400 प्लस 1050 प्लस 200 3650 3650। और कैरी डाउन आपका क्या आ जाता है, कैरी डाउन आएगा सर -900। तो 2750 आपका कैरी डाउन आ जाता है। ठीक है जी। तो व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द, क्रेडिट बैलेंस है ना, इस साइड तो डेबिट आया, लेकिन जब ये ओपनिंग होगी तो क्रेडिट पे आएगा। ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस 2750 आ जाता है आपका। During March 2006, a business has made sales of 24,600 and purchases of 15,200 exclusive of sale tax। देखो उसने कहा कि आपने बिजनेस ने सेल्स की हैं 24,600 एंड परचेज की हैं 15,200 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। The business has registered for sale tax. Both sales and purchases are subject to sale tax of 17.5%. What was the balance on sale tax account on 31st March if the opening balance was zero? अगर वो ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा तो बताओ 31 मार्च पे कितना होगा। ये ओपनिंग, ये 1 मार्च दिया हुआ है, तो आपको क्लोजिंग बताना है। टैक्स आ जाएगा, डेबिट, क्रेडिट, आपकी सेल्स, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसने कहा ओपनिंग बैलेंस आपका जीरो है। अच्छा देन आपने क्या किया जी, आपने सेल्स की हैं कितनी 24,600, 24,600 की सेल्स की हैं और उस पर टैक्स कितना है 17.5%। तो 4305 आपका सेल टैक्स आ गया। आउटपुट टैक्स, इनपुट कितना आ जाएगा, इनपुट आ गया जी 15,200। तो 2660 आपका इनपुट टैक्स आ जाएगा ना। डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 17.5% करो, इसको भी 17.5% करो। अगर इंक्लूसिव होता तो डिवाइड बाय 117 भी होता। ठीक है। तो आपका कितना बैलेंस आ जाता है, आउटपुट टैक्स 4305, इनपुट टैक्स 2660, तो 1645। 16 आपका कैरी डाउन कितना आ गया जी 4305, 4305 और कैरी डाउन इज इक्वल टू 1645। अब ये क्या है आपका, सर ये आपका डेबिट बैलेंस है, आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज यूर। अच्छा ये आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो देखते हैं जी। अच्छा आपका ये साइड किस पे आया है, तो डेबिट साइड पे है सर। बच्चे क्या करते हैं डेबिट साइड पे जाके लगा देते हैं, सर ये गलत हो जाता है। देखो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया है, लेकिन जब ये ओपनिंग होगा आपने यही कंसीडर करना होता है। जब भी आपने आंसर लगाना है तो यही कंसीडर करना है एक्चुअल में ये हमारा क्या है। तो देखो एक्चुअल में आपने टैक्स अथॉरिटीज को 4305 देने थे, अभी आपने कितने देने हैं 2660। तो अभी भी आपके देने वाले हैं, देने वाले हैं, तो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो कैरी डाउन चाहे इसका डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन ओपनिंग जब ये दोबारा अगले साल आएगी तो ये डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा, जब भी वो आपको ईयर एंड बैलेंस पूछता है तो आपने ये अकल से थोड़ा सा सोच लेना है कि हमारे देने वाले कितने थे और लेने वाले कितने हैं। तो अगर अभी भी देने वाले ज्यादा हैं तो लाइबिलिटी या क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इसका बैलेंस आता है क्रेडिट ऑफ 1645। ठीक है। ड्यूरिंग द 3 months पीरियड अ बिजनेस मेड अ सेल्स ऑन परचेज। सेल्स आपकी कितनी है 43800 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। एंड देन परचेजेस आपकी कितनी है 1,33785 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन सेल टैक्स अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 month पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस इज जीरो। वही बात, ओपनिंग बैलेंस जीरो है, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू जीरो। टैक्स, डेबिट, क्रेडिट, टी काउंट बना लो।
अब सेल है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है 17.5%, तो 34800 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, 34800 मल्टीप्लाई बाय 17.5%। आउटपुट टैक्स कितना आ गया 6090 आउटपुट। अब इनपुट निकाल लो परचेजेस पर, इंक्लूसिव अमाउंट है तो 30785 मल्टीप्लाई बाय 1117.5 डिवाइड बाय 117.5, तो कितना आ जाता है 30785 डिवाइड बाय 117.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5, तो 4585 आपका इनपुट टैक्स आ जाता है। तो कैरी डाउन ये आ गया जी आपका, बैलेंस कर लो 6090 माइनस 4585, तो 1505 आपका कैरी डाउन आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो दिस इज़ योर सेल टैक्स कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। सेल टैक्स के काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है। सो